हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम। और आज हम बात करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में आज हम आपको पढ़ाएंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझाया जाएगा। यानी दो लेक्चर में आपका ये जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये आपका फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल इजी टॉपिक है, टफ नहीं है। फोर्स अगर आपने समझ लिया तो, क्योंकि फोर्स के बाद ही स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस भी आप फिर आसानी से समझ जाएंगे। पूरा का पूरा जो स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है वो फोर्स पर ही डिपेंड है, क्योंकि जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहां पर स्ट्रेस डेवलप होगी ही होगी। क्लियर हो गई बात। स्ट्रेस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो भी फोर्स पर ही डिपेंड करता है। तो चलिए मैं सीधे पहले आपको स्ट्रेस समझाऊंगा, फिर आपको स्ट्रेन समझाऊंगा। अलग अलग तरह की स्ट्रेस मटेरियल के अंदर होती है, हर एक तरह की स्ट्रेस आपको समझाई जाएगी, हर एक तरह की स्ट्रेन आपको समझाई जाएगी। कुछ इसके अंदर कांस्टेंट इलास्टिक, कांस्टेंट यंग मॉडुलस वगैरह आते हैं, वो भी आपको क्लियर कराए जाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं बातें, देखिए स्ट्रेस की। स्ट्रेस क्या होती है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये जो येलो कलर का है ये आपका एक वर्क पीस है मेटल का। ये मेटल का वर्क पीस है, और इस मेटल के वर्क पीस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया। वो फोर्स है आपका कैपिटल पी, दोनों साइड लग रहा है, दिख रहा होगा आपको। और ये कोलिनियर फोर्स है। कोलिनियर फोर्स क्या होते हैं ये आपको पता भी होगा, हमने बता भी रखा है। ये कोलिनियर फोर्स है, ये एक ही लाइन में लग रहे हैं। कोलिनियर फोर्स है एक ही लाइन में, ठीक है नहीं। दो फोर्स है, दोनों अपोजिट लग रहे हैं, और दोनों के दोनों आपके क्या है, एक ही लाइन में अप्लाई हो रहे हैं। क्लियर हो गई बात। अब हम यहां पर बात करेंगे, देखिए इसके क्रॉस सेक्शन की। जिस क्रॉस सेक्शन पर ये आपका, क्योंकि आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, आपको सिर्फ यहाँ पर ये वाली सरफेस दिख रही है, ठीक है नहीं। लेकिन यहाँ पर जहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ पर ये इस तरह का सर्कुलर इसकी सरफेस रहने वाली है, यानी एक साइलेंड्रिकल सरफेस है। ये जो आपको वर्कपीस दिख रहा है साइलेंड्रिकल है। ये स्क्वायर मतलब आपका जो है ये जो शेप है आपकी, जो आपको यहाँ पर सर्कुलर दिख रही है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ठीक है नहीं। रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, ये सर्कुलर शेप में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो जैसी भी सरफेस होगी उस सरफेस का एरिया आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, क्योंकि स्ट्रेस को कैलकुलेट करने में एरिया की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में समझा रहा हूँ कि क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ से 2D के डायग्राम में आपको नहीं दिखेगा। मैंने इसलिए यहाँ पर अलग बनाया। ये देखिए जो पी फोर्स लगा है वो इस तरह के क्रॉस सेक्शनल एरिया में लगा है। जैसे कि यहाँ पर ये एक सर्कुलर रोड है, तो अगर यहाँ पर आप इसका एक क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो सर्कुलर नजर आएगा, ठीक है नहीं। यहाँ पर ये वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है जो येलो कलर का है, ठीक। तो जब मैं यहाँ पर पी फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, जब हम किसी, जैसे कि यहाँ पे ये आपका हाथ है, अगर आपके हाथ को किस तरह से मोड़ने की कोशिश करे, कोई इस तरह से फोर्स लगाए, तो आप क्या करोगे। आप ऐसा तो है नहीं कि आप खुद हाथ ऐसे मोड़ कर लोगे, आप उसका विरोध करना शुरू करोगे, थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे, और वो हाथ को इस डायरेक्शन में लेके जाएगा तो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही होता है। तो यही सेम प्रॉपर्टी आपकी मटेरियल के अंदर होती है। मटेरियल के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जब हम किसी मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं तो मटेरियल जो है वो उसका विरोध करना शुरू कर देता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है नहीं। जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाएंगे, इस पी फोर्स को, ऐसे ऐसे ये रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आपको आर यहाँ पर जो दिख रहा है, ये मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए कि भाई स्ट्रेस होती क्या है। यहाँ पर जो आपका ये रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट हो रहा है, अगर इस रेजिस्टेंस फोर्स को मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दूं, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वहां से आपकी स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाएगी। यानी स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस आपकी होती है रिस्टोरिंग फोर्स या रेजिस्टेंस फोर्स भी कह सकते हैं इसे, अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स इसलिए कहा जाता है, जैसे कि आपको इलास्टिक बॉडी, जैसे कि आपने रबड़ देखी होगी, रबड़ पर हम क्या करते हैं, रबड़ पर हम जनरली रबड़ को ऐसे खींचते हैं, लेकिन जब हम उस पर से फोर्स को हटाते हैं, जब फोर्स लगाया तो उसकी डायमेंशन चेंज हो गई, ठीक है नहीं। लेकिन जैसे ही आपने उस पर फोर्स हटाया तो वो अपनी पुरानी शेप में वापस चली जाती है। अब आप एक चीज बताइए, जब मैंने उस पर से फोर्स हटा लिया तो पुरानी शेप में वापस जाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी या कुछ ना कुछ फोर्स तो उसे चाहिएगा। तो वो फोर्स कहां से आया, आपने तो लगाया नहीं, आपने तो छोड़ दिया, फोर्स तो लगाया नहीं। तो हम जो फोर्स लगाते हैं, ये जो पी फोर्स हम लगा रहे हैं, ये पी फोर्स मटेरियल के अंदर रिस्टोर हो जाता है रेजिस्टेंस की फॉर्म में, इसलिए इसे रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। और इलास्टिक लिमिट तक देखिए, ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है ये आपका रिस्टोरिंग फोर्स जो है होता ही रहेगा,
एक लिमिट तक आपका फोर्स रिस्टोर होता है, एक लिमिट के बाद, जिसे इलास्टिक लिमिट कहते हैं, इलास्टिक लिमिट के बाद फोर्स रिस्टोर नहीं होता। फिर जैसे कि आपने रबड़ को ऐसे खींच दिया, तो इलास्टिक लिमिट के बाद अगर आप रबड़ को छोड़ भी देंगे तो रबड़ अपनी पुरानी शेप में वापस नहीं जाएगी, वो वहीं पर उसी पोजीशन में रह जाएगी, क्योंकि उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होता। रिस्टोरिंग फोर्स इलास्टिक लिमिट तक होता है, मटेरियल की जो इलास्टिक लिमिट होती है। तो ये है आपका रिस्टोरिंग फोर्स। और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका किसी भी शेप का हो सकता है, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर फोर्स लगा रहे हैं उसका आप क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गई आपकी स्ट्रेस। तो देखिए, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड, डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब जो किसी बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हो, उसकी शेप और उसकी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा हो, उसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है। तो व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कोई भी बॉडी आपकी हो सकती है किसी भी तरह की, द ऑब्जेक्ट डिफॉर्म, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी जो थिकनेस है वो उसकी चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है नहीं, it order to bring the object back to its original shape and size, there will be an opposing force generating inside the object। यानी मटेरियल क्या करता है, मटेरियल जो फोर्स हम लगा रहे हैं उस फोर्स का क्या करता है, उस फोर्स का वो रजिस्ट करने की कोशिश करता है, उसका विरोध करता है और मटेरियल को अपनी पुरानी शेप में लाने की कोशिश करता है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब देखिए, दिस रिस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स। ये जो आपका रेजिस्टेंस या रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ये इक्वल होगा इस कैपिटल पी फोर्स के। ये किसके इक्वल होगा, ये इस कैपिटल पी फोर्स के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप पी की वैल्यू बढ़ाएंगे इलास्टिक लिमिट तक, आर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जितना पी होगा उतना ही आर होगा। इस पी के अपोजिट ये आर, इस पी के अपोजिट ये आर। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन बीच में काट लिया, तो इसके अपोजिट ये रेजिस्टेंस फोर्स, इसके अपोजिट रेजिस्टेंस फोर्स, दोनों तरफ सेम फोर्स है तो रिस्टोरिंग फोर्स या रेजिस्टेंस फोर्स भी सेम होगा। तो ये आर जो आपका रेजिस्टेंस फोर्स है, ये आपका पी के इक्वल होगा इलास्टिक लिमिट तक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो देखिए जो मैंने आपको बताया वही सब चीजें इसके अंदर हमने बात की है। द मेजरिंग ऑफ दिस रिस्टोरिंग फोर्स जनरेटिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेस। जो मैं आपको बता चुका हूं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, कितना रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, उन दोनों के रेशियो को स्ट्रेस कहा जाता है, उन दोनों के रेशियो को स्ट्रेस कहा जाता है। तो छोटी सी एक लाइन में अगर मैं डेफिनेशन इसकी लिखना चाहूं तो आप ये भी लिख सकते हैं, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द मटेरियल, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द मटेरियल क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा स्ट्रेस। भाई देखिए, स्ट्रेस हो गया रिस्टोरिंग फोर्स अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका यूनिट हो जाए 1 हो जाए, तो यहाँ पर स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टिंग फोर्स के। यानी पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वही आपका स्ट्रेस होगा। और स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। क्योंकि यहां पर देखिए सिग्मा इज इक्वल टू आ गया पी अपॉन ए, ठीक है नहीं, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन आ गया, पी फोर्स है, ए आपका एरिया है। तो फोर्स की यूनिट हो गई आपकी क्या है, न्यूटन, और ए की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। तो यहां पर इसकी यूनिट आपकी रहेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पी आपका रिस्टोरिंग फोर्स है, ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और सिग्मा आपका यहाँ पर स्ट्रेस है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस आपके समझ में आ गई होगी, स्ट्रेस होती क्या है। ठीक है, किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाने से उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स या रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट होता है, उस रेजिस्टेंस फोर्स को अगर मैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दूं, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया फोर्स लग रहा है, तो वो आपका स्ट्रेस कहलाएगा। तो ये तो है स्ट्रेस। चलिए, स्ट्रेस के बाद हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम में आपको दिखा दूं, जैसे कि ये देखिए, ये आपका एक वर्कपीस है, ये वर्कपीस आपको नजर आ रहा है। इस वर्कपीस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अब देखिए इसमें ये बॉडी आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। इसमें देखिए क्रॉस सेक्शन भी दिखाया गया है, जो मैं क्रॉस सेक्शन की आपसे बात कर रहा था, जिस क्रॉस सेक्शन पर आपका फोर्स अप्लाई हुआ है, ये भी इसमें दिखाया गया। अब मैंने इस वर्कपीस को यहाँ से बीच में से कट कर ली, ठीक है नहीं, मैंने एक मान लिया कि मतलब हमने कट मतलब ऐसे नहीं कि अलग अलग कर दिया। अगर हम इसे इसके अंदर झांक के देखेंगे, इसके बीच में इस तरह से झांक के देखेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस फोर्स की वजह से इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रही है, और इस फोर्स की वजह से इसकी अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रही है। यानी मटेरियल के अंदर फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में आपको जो रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रेस आपको डेवलप होती दिखेगी, जैसे सिग्मा से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है नहीं। और रिस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू होगी, रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू
आपकी अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। वैसे तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस अलग अलग तरीके की भी होती है, लेकिन यहाँ पर दो तरीके के फोर्स आपको देखने को मिल सकते हैं जो कोलीनियर फोर्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। कोलीनियर फोर्स में दो तरह के फोर्स आपको दिख सकते हैं, या तो टेंसाइल या कंप्रेसिव। जैसे कि हमने अभी इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है क्योंकि वो बॉडी की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आपका जो फोर्स है वो देखिए आपका टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, दोनों तरह से यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर फोर्स टेंसाइल होगा तो देखिए अगर वर्कपीस की लेंथ L0 थी तो उसमें डेल एल का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसकी लेंथ आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पर आप कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, वहां पर आप कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, वहां पर आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं टेंसाइल फोर्स, ठीक है नहीं। सिमिलरली सेम कंडीशन आपकी यहां पर है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका जो फोर्स लग रहा है, यहां पर आपका फोर्स कंप्रेसिव लग रहा है। और कंप्रेसिव फोर्स की कंडीशन क्या होती है कि कंप्रेसिव फोर्स में आपकी जो लेंथ होती है वो घट जाती है, लेंथ आपकी क्या होती है, घट जाती है। यहां पर लेंथ आपकी L0 थी और यहां पर देखिए डेल एल आपकी लेंथ घट गई। आपका जो वर्कपीस यहां से देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो वर्कपीस आपको यहां पर नजर आ रहा है जिसकी लेंथ आपकी यहां से यहां तक ये L0 है, ये आपकी यहां तक रह जाएगी इतनी, ठीक है नहीं। यानी डेल L0 आपकी जो लेंथ है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सीधा सीधा यहां पर ये कह सकते हैं कि जो लेंथ है वो आपकी क्या हो रही है, वो आपकी घट रही है, लेंथ आपकी घट रही है क्योंकि फोर्स कंप्रेसिव लग रहा है। तो जब फोर्स आपका कंप्रेसिव लगेगा तो वहां यहां से जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी, और जब आपका फोर्स टेंसाइल लगेगा तो टेंसाइल फोर्स से जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसे टेंसाइल स्ट्रेस कहा जाएगा। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेस की अगर बात करूं, द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ मटेरियल रिजल्टिंग इन द कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन का मतलब उसकी लेंथ जो रिजल्ट हो रहा है, रिजल्टिंग मतलब हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि वर्कपीस की लेंथ घट रही है, तो जो मटेरियल के अंदर स्ट्रेस होगी वो टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगी, ठीक है नहीं। और इस केस में जो फोर्स होगा वो कंप्रेसिव होगा आपका। और टेंसाइल फोर्स में क्या होगा, टेंसाइल फोर्स में आपकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ में एक्सटेंशन होगा, लेंथ आपकी स्ट्रेच होगी, और फोर्स जो लगेगा उसकी नेचर क्या होगी, टेंसाइल होगी। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेन की। देखिए स्ट्रेन भी, जैसे मैंने आपको स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट समझाया, अगर आपको स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैंने भी अभी आपसे बात की कि जैसे कि मान लिया कोई रोड है, उस रोड की लेंथ L है, अगर मैं यहाँ पर इस पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करूंगा तो अभी हमने क्या बताया था, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। तो देखिए इसकी लेंथ L थी, तो यहाँ पर इसकी लेंथ में डेल L या डेल का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। लेंथ इसकी L से कितनी होगी, L प्लस डेल L। फोर्स अप्लाई करने से पहले लेंथ L थी और फोर्स अप्लाई करने के बाद लेंथ होगी L प्लस डेल। यानी यहाँ पर चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंज देखने को आपको मिला। कितना लेंथ में चेंज देखने को मिला, डेल। ये जो डेल है इतना ही तो हिस्सा बढ़ा, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं चेंज इन लेंथ को, जितना लेंथ में चेंज हुआ और जो ओरिजिनल लेंथ थी, उन दोनों का रेशियो निकालूं तो वो आपका स्ट्रेन के इक्वल होगा। तो यहां पर स्ट्रेन आएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल अपॉन एल। क्लियर हो गई बात। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पर समझना है। तो देखिए एन ऑब्जेक्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू ए फोर्स, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहां से क्या होगा, वहां पर उसकी लेंथ में आपको चेंज देखने को मिलेगा। ये भी ध्यान रखना है, अगर फोर्स टेंसाइल लगेगा तो लेंथ बढ़ेगी, फोर्स कंप्रेसिव लगेगा तो लेंथ घटेगी, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है नहीं। तो चेंज इन लेंथ दोनों डायरेक्शन में वही रहेगी, ठीक है नहीं। यहां पर डेल बढ़ रही है, वहां पर डेल आपकी घट जाएगी, बस इतना सा आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है नहीं। तो यहां पर देखिए द इलोंगेशन और शॉर्टनिंग पर यूनिट लेंथ। देखिए इलोंगेशन और शॉर्टनिंग का मतलब या तो लेंथ बढ़ेगी तो इलोंगेशन होगा, लेंथ घटेगी कंप्रेसिव फोर्स में तो शॉर्टनिंग की कंडीशन बनेगी। पर यूनिट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टर्म एज स्ट्रेन, यानी पर यूनिट लेंथ में कितनी लेंथ बढ़ रही है, कितनी लेंथ घट रही है। जैसे कि आपका यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अगर ओरिजिनल डायमेंशन को मैं पर यूनिट यानी 1 मान लूं तो यहाँ पर स्ट्रेन किसके इक्वल हो जाएगी, चेंज इन डायमेंशन के। यानी पर यूनिट लेंथ में कितना चेंज हो रहा है वो उसकी स्ट्रेन कहलाएगी। या ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन के रेशियो को स्ट्रेन कहा जाता है। तो देखिए स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू स्ट्रेस टू ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेस की वजह से बॉडी के अंदर जो चेंज हो रहा है, ठीक है नहीं, और ओरिजिनल डायमेंशन के रेशियो को क्या कहा जाता है,
स्ट्रेन कहा जाता है। ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। यूनिटलेस क्यों होती है? क्योंकि देखिए फॉर्मूला देखिए, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो डायमेंशन की लेंथ की यूनिट कितनी होगी? मीटर, और ओरिजिनल डायमेंशन की भी मीटर होगी, तो मीटर अपॉन मीटर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, ठीक है नहीं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती, और स्ट्रेन को या तो ई से डिनोट करते हैं या हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, ठीक है नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों सिंबल आपको यहाँ पर बुक में देखने को मिल सकते हैं, या तो आपको देखने को मिलेगा एप्सिलॉन या देखने को मिलेगा ई, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर ये हो गया जी आपका स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी मैं समझता हूं कि आपको पूरी तरीके से स्ट्रेन समझ में आ गई होगी कि स्ट्रेन है क्या, ठीक है। चलिए, तो स्ट्रेन के बाद हम बात करते हैं। स्ट्रेन के बाद देखिए क्या है यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन भी वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में आपको बताया था कि अगर आपके दो फोर्स है, दो फोर्स आपके होंगे, कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है। तो फोर्स अगर आपका कंप्रेसिव होगा तो स्ट्रेस कंप्रेसिव होगी, ठीक है नहीं, और फोर्स अगर टेंसाइल होगा तो स्ट्रेस भी टेंसाइल होगी। वही सेम कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रेन में लगेगा। अगर यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि आपका जो वर्कपीस है, वर्कपीस में आपका जो है लेंथ बढ़ रही है, तो लेंथ बढ़ रही है तो उसके अंदर जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो कहलाएगी टेंसाइल स्ट्रेन। और लेंथ अगर घट रही है, यानी जिस लेंथ की, जिस डायमेंशन के अकॉर्डिंग, जिस डायमेंशन पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, यहाँ पर देखिए इसकी लेंथ एल नोट है और यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो इसकी लेंथ आपकी स्ट्रेच हो रही है, यानी इसके अंदर लेंथ घट रही है। तो यहां से जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो कहलाएगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक है नहीं। तो कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो स्ट्रेन कहलाएगी कंप्रेसिव स्ट्रेन, टेंसाइल फोर्स लगेगा तो स्ट्रेन कहलाएगी आपकी टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। तो बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट। तो देखिए स्ट्रेन आपको समझ में आ गई होगी स्ट्रेन क्या है, और स्ट्रेस समझ में आ गई होगी। और स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड जो कंप्रेसिव स्ट्रेन या कंप्रेसिव स्ट्रेस है, या टेंसाइल स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेस है, ये फंडा भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं देखिए हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ भी आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन पर ही डिपेंड करता है, कोई अलग से नहीं है कि भी अलग से कोई कॉन्सेप्ट है। और जैसे कि आपने स्ट्रेस को समझ लिया तो स्ट्रेस से कनेक्ट होगी स्ट्रेन, तो उसी से कनेक्ट है। इसी तरीके से जब आप स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों को समझ लेते हैं तो उसी से कनेक्शन बनता है हुक्स लॉ का। हुक्स लॉ क्या कहता है पहले ये समझ लीजिए। हुक्स लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे हम किसी बॉडी पर फोर्स बढ़ाएंगे, फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ऐसे ऐसे बॉडी के अंदर स्ट्रेस इंक्रीज होगी, सीधी सी बात है। और जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज होगी उसी रेशियो में स्ट्रेन भी इंक्रीज होगी विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट यानी जहां तक बॉडी के अंदर फोर्स रिस्टोर हो रहा है। जब बॉडी इलास्टिक लिमिट से ऊपर चली जाती है तो वहां पर ये सारा फंडा फेल हो जाता है, स्ट्रेस का भी और आपका जो है ये हुक्स लॉ वगैरह का भी। ये हुक्स लॉ वगैरह जो लगते हैं, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ये इलास्टिक लिमिट तक ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ स्टेट दैट द स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ दैट मटेरियल। जो भी मटेरियल है, जिस मटेरियल पर आप फोर्स लगा रहे हैं, विद इन द इलास्टिक लिमिट मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेन डेवलप हो रही है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होगी। जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी ऐसे ऐसे स्ट्रेन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू कम होगी उसी प्रोपोर्शनल ऐसी उसी रेशियो में आपकी स्ट्रेन की वैल्यू भी कम होगी, ठीक है नहीं। तो अगर मैथमेटिकली बात करूं तो मैथमेटिकली हुक्स लॉ का फॉर्मूला क्या होगा कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। और हमने अभी बताया था आपको कि स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से और स्ट्रेन को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। तो यहां आ जाएगा सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। अब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए आपने इंटर में या इंटरमीडिएट 12th में भी आपने देखा होगा कि हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं और प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देते हैं। तो यहां पर जब प्रोपोर्शनल के साइन को मैं रिमूव करूंगा तो यहां पर इक्वल टू का साइन आएगा, यह आएगा सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू एप्सिलॉन। सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू एप्सिलॉन, ठीक है नहीं। यानी यहां से सीधे सीधा फंडा क्या आ गया, सीधा सीधा फंडा आ गया कि यहां से जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस किसके इक्वल है, वो स्ट्रेस आपके इक्वल होगी ई इंटू एप्सिलॉन के, ई इंटू एप्सिलॉन के इक्वल होगी। यहां पर ई आपका क्या है, कांस्टेंट है। मैंने एक ई कांस्टेंट लगाया और एप्सिलॉन जो आपका प्रोपोर्शनल का साइन था उसे इक्वल टू में चेंज कर लिया। अब ये ई क्या है, अब इसे पढ़ते हैं। देखिए सब चीजें कनेक्ट हो रही है, स्ट्रेस के कनेक्टिव स्ट्रेन, स्ट्रेन और स्ट्रेस से निकल के आया हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ से यहाँ पर ये कैपिटल ई निकल के आएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिए आप सिग्मा को अच्छी तरह जानते हैं कि सिग्मा आपकी स्ट्रेस है और इसकी यूनिट पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
आपका जो एप्सिलॉन है ये आपका क्या है, एप्सिलॉन आपकी स्ट्रेन है, और ये डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। कैपिटल ई यहां से क्या आएगा, कैपिटल ई यहां से क्या होगा, कैपिटल ई आपका एक कांस्टेंट होगा जिसे कहा जाएगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ध्यान रखिएगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉड्यूलस, इसे यंग मॉड्यूलस भी कह देते हैं, इसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह देते हैं। ये दोनों बातें आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। और यहां से कैपिटल ई की जो यूनिट होती है वो आपकी सिग्मा के इक्वल होती है, क्योंकि अगर मैं यहां से फॉर्मूला निकालूंगा तो कैपिटल ई किसके इक्वल आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के। अब एप्सिलॉन की तो कोई यूनिट नहीं होती, तो इधर बचा सिग्मा की यूनिट, जो सिग्मा की यूनिट है भाई आपकी कैपिटल ई की यूनिट होगी। तो इसके अंदर जो कैपिटल ई कांस्टेंट है उस कांस्टेंट की यूनिट स्ट्रेस की यूनिट के इक्वल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और कैपिटल ई आपका क्या कहलाएगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉड्यूलस। इसे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड है। तो यहां पर हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको जो स्ट्रेस बताई, मैंने आपको जो स्ट्रेस बताई, जो स्ट्रेन बताई, मैंने आपको इसमें एक बात बताई थी कि इसके अंदर चाहे टेंसाइल फोर्स लग रहा हो चाहे कंप्रेसिव लग रहा हो, ठीक है नहीं, दोनों कंडीशन में जो फोर्स है वो कोलिनियर है, यानी दोनों फोर्स एक लाइन में लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है नहीं। तो जब किसी भी बॉडी पर कोलिनियर फोर्स लगे हुए होते हैं वहां पर स्ट्रेस डेवलप होती है, उस स्ट्रेस को कहा जाता है लीनियर स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। और स्ट्रेन को भी कहा जाता है लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ध्यान रहेगी बात, कोलिनियर, देखिए फोर्स लग रहा है कोलिनियर, जब फोर्स कोलिनियर है तो स्ट्रेस भी लीनियर होगी या लॉन्गिट्यूडिनल होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, देखिए मैंने भी अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि यहां से कैपिटल ई आपका आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन का मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन कैसी है आपके, लीनियर है, लॉन्गिट्यूडिनल। तो यहां से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई किसके इक्वल हो जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा किसका, लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन का, या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का। तो आप यहां पर लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ लीनियर और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लीनियर और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है नहीं। तो यहां से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो डेफिनेशन है वो आपकी हुक्स लॉ के फॉर्मूले से निकल के आ जाती है। तो यहां पर आपको मैंने यूनिट बता दी थी कि इसकी यूनिट होगी पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए यहां पर ये 2 है, ये यहां नहीं आएगा, 2 आपका आएगा बच्चों यहां पर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए, तो यहां तक आपको पूरी बात मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी, आपको यहां पर कोई समस्या नहीं आएगी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहां पर समझ में आ गया हो, ठीक है। चलिए, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गई, ठीक है। तो यहां पर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर कभी कभी पूछ लेता है ये इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं कि भाई इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं। एक कांस्टेंट तो मैंने आपको बता दिया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, 2 इलास्टिक कांस्टेंट आपको और मिलेंगे, उसकी बात भी करेंगे, ठीक है नहीं। तो यहां पर ये इलास्टिक कांस्टेंट के नाम से जाने जाते हैं। अब यहां पर देखिए लीनियर स्ट्रेस, तो मैंने आपको बता दी लीनियर स्ट्रेस क्या होती है, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में लगी होती है, कोलिनियर फोर्स होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस के और भी टाइप्स होते हैं, उन्हीं में से एक टाइप्स आपका आता है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को पढ़ते हैं। शियर स्ट्रेस का पता कैसे चलेगा कि कहां पर आपका शियर स्ट्रेस होगी, कहां पर लीनियर स्ट्रेस होगी। तो लीनियर स्ट्रेस का फंडा आप समझ चुके हैं, जहां पर कोलिनियर फोर्स लगे हुए होंगे वहां पर लीनियर या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगी। लेकिन यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर शियर स्ट्रेस में आप देखिएगा, जैसे कि आपका ये वर्कपीस है, जैसे कि मैं आपका ये जैसे मोबाइल है, आपका ये वर्कपीस है, इस वर्कपीस में मैं यहाँ पर अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया पे यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ दोनों डायरेक्शन में तो कोलिनियर है। लेकिन जो ऊपर वाली सरफेस है या किसी भी सरफेस के पैरेलल फोर्स लगा रहा हूँ, इस सरफेस पे मैं पैरेलली फोर्स लगा रहा हूँ, तो इस सरफेस पर अगर पैरेलली फोर्स लगाऊंगा, अगर किसी भी सरफेस के पैरेलली फोर्स लग रहा है, सरफेस के पैरेलली फोर्स लग रहा है, तो वहां से जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो शियर स्ट्रेस होगी। ये सीधी बात ध्यान रखनी है, ठीक है नहीं, कि सरफेस के पैरेलल अगर फोर्स अप्लाई होगा तो वहां से जो शियर स्ट्रेस, वहां से जो स्ट्रेस डेवलप होगी शियर स्ट्रेस कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको ये एक ग्रे कलर का बॉक्स नजर आ रहा होगा, ग्रे कलर की बॉडी है, इस बॉडी के जो ऊपर वाला सरफेस है, इस ऊपर वाली सरफेस के पैरेलली मैंने पी फोर्स लगाया, ठीक है नहीं। तो जब मैंने इस सरफेस पर यहाँ पी फोर्स लगाया तो ये बॉडी क्या होगी, ये बॉडी नीचे से तो फिक्स है, तो ये ऊपर से टिल्ट इस तरह से तो ऐसे झुक जाएगी, नीचे से तो वही पोजीशन रहेगी लेकिन ऊपर से झुक जाएगी। तो ये जो बॉडी थी फोर्स लगाने से पहले ये ग्रे कलर की पोजीशन में थी, लेकिन फोर्स लगाने के बाद ये जो आपको डॉटेड बाउंड्री दिख रही है ब्लैक कलर की, ये इस पोजीशन में आ जाती है, यानी एक फाई एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाती है।
यहाँ से बॉडी जैसे कि ऐसी बॉडी थी, फोर्स लगाने के बाद इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिस तरह से आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से जो स्ट्रेस लगेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, वो शियर स्ट्रेस कहलाएगी। और जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सरफेस के पैरेलल वो कहलाएगा शियर फोर्स, ये शियर फोर्स कहलाएगा। पहली बात तो ये है, ठीक है नहीं। और यहाँ पर जो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया उस सरफेस का लेंगे जिस सरफेस के पैरेलल आपका फोर्स लग रहा है। यहाँ पर देखिए इस सरफेस के पैरेलल यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो ये जो ये सरफेस है ऊपर वाली, इसी का एरिया लिया जाएगा, ठीक है नहीं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे इसकी ये डायमेंशन बी है, ये एल है, ये बी है, तो यहाँ पर ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाली जो सरफेस है, अगर मैं इस वाली सरफेस की बात करूं, इस सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू एल, बी इंटू एच, बी इंटू एच। तो यहाँ से जो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल कर आएगा जिस पर शियर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो आएगा बी इंटू एच। बात समझ में आ गई। चलिए तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। देखिए शियर स्ट्रेस को समझते हैं। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है, किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है, इट अंडरगोज डिफॉर्मेशन। ये तो हमें पता है कि भाई उसके अंदर डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, ये तो जनरल टॉक है, हमने पहले भी इसकी बात की है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर फोर्स की डायरेक्शन किसी भी प्लेन के, किसी बॉडी के किसी प्लेन के पैरेलल है, किसी प्लेन के पैरेलल है, तो द डिफॉर्मेशन विल बी अलोंग दैट प्लेन। तो वहां से जो डिफॉर्मेशन होगा वो प्लेन के अलोंग होगा, वहां से जो डिफॉर्मेशन होगा वो प्लेन के अलोंग होगा। द स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट हियर इज शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो यहां से इस कंडीशन में जब किसी भी बॉडी के किसी प्लेन के पैरेलली फोर्स अप्लाई होगा तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेस डेवलप होगी उससे शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस कहा जाता है। टेंजेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी कोई सर्कल होता है उसके टेंजेंट कोई लाइन ड्रा कर देते हैं, इसी तरीके से जो फोर्स लग रहा है इस सरफेस के टेंजेंट ही तो लग रहा है, तो इसलिए इसे टेंजेंट या टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहा जा सकता है, ठीक है नहीं। तो यहां से शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आएगा शियर फोर्स अपॉन रेजिस्टिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। शियर फोर्स जितना पैरेलली फोर्स लगाया आपने वो, और ये जो एरिया की मैंने भी बात की थी बी इंटू एस, ठीक है नहीं। यूनिट इसकी भी वही होगी, जितनी भी स्ट्रेस होती है सभी स्ट्रेस की यूनिट आपको सेम देखने को मिलेगी। किसी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई यहाँ पर आपको अलग देखने को मिले, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस के नाम चेंज हो सकते हैं लेकिन स्ट्रेस की जो यूनिट है वो चेंज नहीं होती, वो आपकी वही सेम कंडीशन में रहती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी कह सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, पास्कल कुछ भी हो सकता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कुछ भी आप कह सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है नहीं, और पास्कल भी हो सकती है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भाई शियर फोर्स अपॉन रेजिस्टिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका शियर स्ट्रेस कहलाएगा। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कोलिनियर फोर्स में लीनियर स्ट्रेस होगी और आपका शियर फोर्स जो आपके किसी प्लेन के टेंजेंट या किसी प्लेन के पैरेलली फोर्स लगेगा वहां पर शियर स्ट्रेस डेवलप होगी। तो देखिए द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली अक्रॉस द सेक्शन व्हिच रिजल्ट बॉडी गेट्स शियर ऑफ एंड स्ट्रेस इंड्यूस द स्ट्रेस इज कॉल्ड ए शियर स्ट्रेस। यहाँ पर देखिए कहना क्या चाहिए, कहना चाह रहा है कि किसी बॉडी पर दो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पर अपोजिट फोर्स देखिए, एक तो आप ऊपर लगा रहे हैं, अब यहाँ पर नीचे की ये सरफेस फिक्स है, नीचे की सरफेस पर अगर आप अपोजिट यानी इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगाएंगे नीचे वाली सरफेस पर तो ये तो फिक्स है, तो इसके अंदर कोई यहाँ पर डिफ्लेक्शन आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है नहीं। जनरली यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर वाली सरफेस पर इस डायरेक्शन में और उसके पैरेलली जो नीचे वाली सरफेस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है, ठीक है नहीं। जनरली यहाँ पर ये फिनोमेना आपको शियर स्ट्रेस के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बॉडी आपकी किस एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाती है, इस एंगल पर डिफ्लेक्ट होने की वजह से बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसे ही शियर स्ट्रेस कहा जाएगा। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है और यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं टो से डिनोट करते हैं। टो इज इक्वल टू आ जाएगा पी अपॉन ए, जहां पर पी आपका शियर फोर्स है और ए आपका एरिया है बी इंटू एच, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस के फॉर्मूले के बाद बात करते हैं शियर स्ट्रेन की। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए भाई, इस बॉडी के अंदर क्या चेंज हुआ, क्या डायमेंशन चेंज हुई। डायमेंशन चेंज ये हुई कि बॉडी आपके एक एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई। तो बॉडी आपकी जितने एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रही है यही एंगल आपका कहलाएगा शियर स्ट्रेन, यही एंगल आपका शियर स्ट्रेन कहलाएगा। लीनियर स्ट्रेस में तो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेकिन यहाँ पर जो एंगल है यही एंगल आपका क्या कहलाएगा, यही एंगल आपका शियर स्ट्रेन कहलाएगा।
ठीक है नहीं। तो देखिए द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली अक्रॉस द सेक्शन विच रिजल्ट बॉडी गेट्स शियर ऑफ, जैसे कि मैंने बिल्कुल डेफिनेशन की लाइन है बिल्कुल वही, एंड कोरोस्पोंडिंग टू दैट स्ट्रेन इंड्यूस द स्ट्रेन इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। यानी शियर स्ट्रेस की वजह से बॉडी के अंदर जो स्ट्रेन डेवलप हो रही है उस स्ट्रेन को शियर स्ट्रेन कहा जाता है। आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि शियर स्ट्रेस की वजह, शियर स्ट्रेस क्या है, ये है जो ऊपर की लाइन है, शियर स्ट्रेस की वजह से बॉडी के अंदर जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो शियर स्ट्रेन कहलाएगी। बस एक लाइन में आपको ये लिखना है, और शियर स्ट्रेस की डेफिनेशन ऊपर लिखी गई है, डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए कि भाई एक बॉडी है आपकी, ये जैसे कि यहाँ पर मैंने इसका 2D डायग्राम बनाया, ठीक है नहीं। ये बॉडी थी पहले आपकी ABCD, लेकिन फोर्स अप्लाई होने के बाद ये आपकी डिफ्लेक्ट हो गई ABC'D' में। आपकी बॉडी ये ABC'D' इस पोजीशन में आ गई, और ये एंगल आपका हो गया फाई। ये एंगल आपका कितना हो गया, फाई हो गया। अब आप मुझे एक चीज बताइए यहाँ पर, आप मुझे यहाँ पर एक चीज बताइए, जो एंगल फाई है आपका, ये वाला जो एंगल आपको यहाँ पर फाई नजर आ रहा है, अगर आप इस पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज नजर आएगी कि जो फाई एंगल है, ये जो फाई एंगल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इसमें ये फाई एंगल किसके इक्वल होगा। ये फाई एंगल बहुत स्मॉल होता है, 1 डिग्री, 0.5 डिग्री, 2 डिग्री इतना रहता है। तो यहां से अगर मैं tan फाई का फॉर्मूला लगाऊं तो tan फाई इक्वल आ जाएगा CC', ये C है, ये C' है, ये आपका D' है, तो CC' अपॉन BC, CC' अपॉन BC। और जब फाई की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो वहां पर मैं tan फाई को फाई भी लिख सकता हूं। तो यहां से tan फाई इज इक्वल टू फाई आपका आ जाएगा CC' अपॉन BC, ठीक है नहीं। तो शियर स्ट्रेन यहाँ पर एक एंगुलर चेंज होता है बॉडी के अंदर, जिसे फाई से डिनोट करते हैं, और फाई आपका tan फाई के इक्वल होगा, और tan फाई जब फाई की वैल्यू छोटी होती है तो tan फाई को फाई मान लिया जाता है। तो यहां से tan फाई की वैल्यू आएगी CC' अपॉन BC, ठीक है। तो यहां से आप आसानी से शियर स्ट्रेन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने आपको लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन बताई थी, तो लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन दोनों के रेशियो से एक इलास्टिक कांस्टेंट निकल के आया था, जिसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉड्यूलस कहा गया था। सेम कंडीशन आपको यहां मिलेगी। यहां भी आपको जो मैंने अभी शियर स्ट्रेस बताई, अभी आपको मैंने शियर स्ट्रेन बताई, तो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन इन दोनों के रेशियो से भी एक नया यहां पर एक इलास्टिक कांस्टेंट निकल कर आएगा, जिसे क्या कहा जाएगा, जिसे शियर मॉड्यूलस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, शियर मॉड्यूलस, ठीक है नहीं, या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। और जिसे डिनोट किससे करेंगे, देखिए शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इसे कैपिटल G या कैपिटल C से डिनोट करते हैं। किसी बुक में G भी देखने को मिल सकता है, किसी में C भी देखने को मिल सकता है, ठीक है नहीं। लेकिन जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम बात कर चुके हैं वो कैपिटल E से ही डिनोट होता है, वो सिंगल है। तो देखिए द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो क्या कहलाएगा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉड्यूलस कहलाएगा, ठीक है नहीं। या जनरली मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई आपकी जो शियर स्ट्रेस होती है, शियर स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे शियर स्ट्रेस बढ़ेगी ऐसे ऐसे शियर स्ट्रेन बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे शियर स्ट्रेस बढ़ेगी ऐसे एंगल बढ़ता चला जाएगा, यानी शियर स्ट्रेन बढ़ेगी। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होगी शियर स्ट्रेन के, और यानी शियर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं टो से और शियर स्ट्रेन को डिनोट करते हैं फाई से। तो टो प्रोपोर्शनल हो गया फाई के। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे और एक कॉन्स्टेंट लगा देंगे GSC, GSC में से कुछ भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर G अगर निकालेंगे तो G क्या आएगा, G आएगा टो अपॉन फाई। भाई G क्या आ जाएगा, टो अपॉन फाई, यानी शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो क्या कहलाएगा, आपका शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहलाएगा, ठीक है नहीं। और इसकी यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं उन सब की यूनिट स्ट्रेस की यूनिट के इक्वल ही होती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है, देखिए नेक्स्ट स्ट्रेस। देखिए दो स्ट्रेस हम पढ़ चुके हैं, शियर स्ट्रेस पढ़ चुके हैं, लीनियर या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पढ़ चुके हैं। थर्ड स्ट्रेस आपके इसके अंदर आती है हाइड्रोस्टेटिक या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है नहीं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से भी एक इलास्टिक कांस्टेंट निकल कर आता है। ये तीन स्ट्रेस ऐसी हैं जिनसे इलास्टिक कांस्टेंट निकलते हैं। तीनों स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझाया जा रहा है। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें कि हाइड्रोस्टेटिक या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगी, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, किसी भी बॉडी को जब हम पानी में डुबाते हैं तो आप देखिएगा, जब हम किसी जैसे हमने कोई भी वर्कपीस ले लो, वर्कपीस को पानी में डुबाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पानी है, वो लिक्विड उस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाकर उसके डायमेंशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि उस पर क्या लगता है, कंप्रेसिव फोर्स लगाना शुरू हो जाता है, वो लिक्विड उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाना शुरू कर देता है। तो जब लिक्विड में मर्ज कर रहे हैं तो लिक्विड में मर्ज करने के बाद उसके अंदर जब फोर्स अप्लाई होगा सभी डायरेक्शन से तो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगी, वही स्ट्रेस कहलाएगी हाइड्रोस्टेटिक या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल सिंपल सा। यहाँ पर देखिए ये बॉडी थी, तो बॉडी पर तीनों तरफ से यहाँ पर फोर्स लगा अलग अलग डायरेक्शन से, और बॉडी की डायमेंशन में चेंज होना शुरू हो गया। हल्का फुल्का चेंज यहाँ पर बॉडी की लेंथ में, विड्थ में, थिकनेस में, सभी में देखने को आपको मिलेगा। सभी में क्या होगा, सभी में शॉर्टनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो देखिए व्हेन ए बॉडी इमर्ज इन ए फ्लूइड टू ए लार्ज डेप्थ, लार्ज डेप्थ का मतलब बहुत गहराई तक। ऐसा नहीं कि भाई एक मग्गे में छोटा सा भगोने में पानी भरा उसी में डाल दे, लगभग 10-20 फीट की गहराई में, एक ज्यादा गहराई में जब हम किसी बॉडी को किसी फ्लूइड के अंदर क्या करेंगे, इमर्ज करेंगे, डुबा देंगे, तो द बॉडी गेट सब्जेक्टेड टू इक्वल एक्सटर्नल प्रेशर एट ऑल पॉइंट ऑल द बॉडी। तो यहाँ पर बॉडी के सभी फोर्स पर इक्वल प्रेशर अप्लाई होगा, सभी डायरेक्शन से हर पॉइंट पर इक्वल प्रेशर जनरेट होगा। एक्सटर्नल प्रेशर कैसा होगा, कंप्रेसिव होगा नेचर में, वो बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, एंड इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। यही प्रेशर जो आपका एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जो एक्सटर्नली प्रेशर सभी पॉइंट पर इक्वल लग रहा है, यही प्रेशर आपका कहलाएगा हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। क्या कहलाएगा, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस कहलाएगा। व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स एक्ट फ्रॉम ऑल द डायमेंशन resulting in the change of volume of the object, then such stress is called volumetric stress और bulk stress। अब देखिए ये तो आपको ऊपर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि भाई सभी डायरेक्शन पे इक्वल प्रेशर लगेगा, ठीक है नहीं। इक्वल प्रेशर तो लग ही रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर भाई जब इसके अंदर स्ट्रेस होगी तो स्ट्रेन भी आएगी। जैसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी होगी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकल कर आएगा कि जब सभी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा या प्रेशर अप्लाई होगा तो इसकी डायमेंशन में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब डायमेंशन में चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, स्ट्रेस जो होती है स्ट्रेस इंटरनली होती है, प्रेशर तो आपका एक्सटर्नली हो सकता है, स्ट्रेस इंटरनली होती है। तो मैंने आपको जो बताया कि भाई बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा, वो एक्सटर्नल प्रेशर आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेस होती है मटेरियल के अंदर क्रिएट होती है, तो जितना प्रेशर आपका एक्सटर्नली अप्लाई होगा उतनी ही स्ट्रेस मटेरियल के अंदर डेवलप हो जाएगी, वही आपकी हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस कहलाएगी। लेकिन उसकी वैल्यू जो बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है होगी उसके इक्वल। जैसे रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती थी, सेम कंडीशन यहां लगेगी कि जो एक्सटर्नल प्रेशर सभी पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू इसके अंदर जितनी स्ट्रेस डेवलप हो रही है जिसे हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस कहा जाता है उसके इक्वल होगी, और उसकी सभी डायमेंशन में यहाँ पर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है, इन शॉर्ट में ये भी कह सकता हूं, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी चेंज ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स इट इज टर्म एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। जब किसी बॉडी को हम डेप्थ में इमर्ज कर देते हैं और उसकी वॉल्यूम में, बॉडी के वॉल्यूम में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पर जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस कहा जाता है। ये होगा तभी जब हम किसी बॉडी को फ्लूइड के अंदर इमर्ज करें, ठीक है नहीं। इसके अंदर जो फ्लूइड किसी बॉडी पर चारों तरफ से फोर्स लगाएगा तभी वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस डेवलप होगी, ठीक है नहीं। चलिए अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के बाद हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। जब लेंथ चेंज होगी, विड्थ चेंज होगी, थिकनेस चेंज होगी, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। तो यहाँ पर पहले बॉडी ये थी और पानी में मर्ज करने के बाद ये हो गई, यानी वॉल्यूम आपका घट रहा है। तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ और अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, उन दोनों का रेशियो आपका क्या कहलाएगा, उन दोनों का रेशियो आपका कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उन दोनों का वॉल्यूम रेशियो आपका क्या कहलाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाएगा। तो देखिए द हाइड्रोस्टेटिक कोस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एंड दिस चेंज ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा बॉडी की, और जब वॉल्यूम में चेंज होगा तो यहाँ पर चेंज इन कितना वॉल्यूम चेंज हुआ और पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ। ये कह सकते हैं कि भाई चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम के रेशियो को आप क्या कहेंगे, आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है वो अगर मैं तीनों डायरेक्शन में जैसे कि यहाँ पर देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गई आपका ईवी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ईवी से डिनोट करते हैं। ईवी इज इक्वल टू डेल वी अपॉन वी, यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम।
डेल वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, वी क्या ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है नहीं। ईवी को मैं दूसरे तरीके के भी निकाल सकता हूँ, मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ भाई, ये 3D बॉडी है तो उसकी 3 डायमेंशन होगी, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में। आप यहां से ये निकाल लीजिए कि भाई एक्स डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन हुई, एक्स डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन हुई, वाई डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन डेवलप हुई, जेड डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन डेवलप हुई। तीनों डायरेक्शन में अलग अलग स्ट्रेन निकालो, लीनियर स्ट्रेन आपको पता है भाई। मान लो इसकी लेंथ एल थी, फिर हो गई इसकी लेंथ कम हो गई, डेल एल कम हो गई, तो वहां से आप लेंथ में कितनी स्ट्रेन हुई, विड्थ में कितनी स्ट्रेन हुई, और आपकी थिकनेस में कितनी स्ट्रेन हुई, तीनों में अलग अलग स्ट्रेन निकाल के, जैसे कि मैंने आपको लीनियर स्ट्रेन कैलकुलेट करना सिखाया था, तीनों की अलग अलग लीनियर स्ट्रेन निकाल के अगर मैं तीनों को प्लस कर दूं तो वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के इक्वल होगी। तो इसलिए देखिए लास्ट लाइन लिखी गई है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल द सम ऑफ लीनियर नॉर्मल स्ट्रेन इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। अगर तीनों डायरेक्शन की लीनियर स्ट्रेन को प्लस कर दिया जाए तो उन तीनों का सम किसके इक्वल आएगा, उन तीनों का सम आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के इक्वल आएगा, ठीक है नहीं। तो चलिए ये हो गई जी आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस दोनों आ गए। तो अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से डिवाइड कर दूं तो वहां से फिर उनके रेशियो से एक नया इलास्टिक कांस्टेंट निकल कर आएगा जिसे बल्क मॉड्यूलस कहा जाएगा, और इसे कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ये भी कह सकते हैं कि विद इन द इलास्टिक लिमिट हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस आपकी किसके प्रोपोर्शनल होगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के इक्वल होगी, यानी सिग्मा वी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैंने इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, इक्वल टू लगाया और एक कांस्टेंट ले लिया मैंने के, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू आपका आ जाएगा सिग्मा वी अपॉन ईवी। सिग्मा वी क्या है, आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की भी कोई यूनिट नहीं होती, तो जितनी यूनिट यहाँ पर स्ट्रेस की होगी वही आपकी मॉड्यूलस की होगी, बल्क मॉड्यूलस की होगी। इसे न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है नहीं। तो चलिए, तो यहां तक मुझे लगता है कि सारी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि ये फंडा है क्या, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया जी आपका बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस तो तीन तरह की स्ट्रेस बताई, और उन तीनों तरह की स्ट्रेस से 3 तरह की स्ट्रेन डेवलप हुई, और हर एक स्ट्रेस को उसके जो कोरोस्पोंडिंग स्ट्रेन है उसे डिवाइड करने पर एक इलास्टिक कांस्टेंट आपको मिला। तो यहाँ पर 3 हो गए स्ट्रेस, 3 हो गए स्ट्रेन, और 3 ही इलास्टिक कांस्टेंट आपको सीखने को मिले। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था जी आपका किसका, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था आपका किसका, स्ट्रेस और स्ट्रेन का। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का बेसिक था। अगर आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन को बेसिक को समझ लिया तो फिर इसके कर्व को समझने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको ग्राफ समझाएंगे स्ट्रेस स्ट्रेन का, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए किसकी, यहाँ पर हम बात करेंगे, इसी से एक जुड़ा हुआ टॉपिक है, ये लास्ट है बिल्कुल, ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और पॉइजन रेशियो। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और पॉइजन रेशियो। देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो आप जानते हैं, मैंने आपको लीनियर स्ट्रेन शुरू में बताई थी, जहां पर कोलिनियर फोर्स लगते हैं, उसे लीनियर स्ट्रेन भी कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कह सकते हैं। लेकिन ये लेटरल स्ट्रेन क्या है और ये पॉइजन रेशियो क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है क्योंकि ये भी इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, जो मैंने डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पर देखिए, ये आपका यहाँ पर एक डायग्राम, ये देखिए जो आपको इस तरह का दिख रहा है, ये आपका एक वर्क पीस है इस तरह, ठीक है नहीं, जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ यहाँ पर एल है, जिसकी लेंथ यहाँ पर एल है, और इसकी डायमीटर कैपिटल डी है, इसकी डायमीटर कैपिटल डी है। अब मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ के अलोंग, इसकी लेंथ के अलोंग एक फोर्स लगाया, इसकी लेंथ के अलोंग एक फोर्स लगाया, ठीक है नहीं। तो जब मैं इस वर्क पीस पर ऐसे से खींचूंगा तो खींचने से क्या होगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी। भाई मैं लेंथ के अलोंग ही तो फोर्स लगा रहा हूँ, ये इसकी लेंथ है, लेंथ के अलोंग ही फोर्स लग रहा है, ठीक है नहीं। तो जब मैं इसके लेंथ के अलोंग फोर्स लगा रहा हूँ तो उसकी लेंथ सीधी सीधी बढ़ेगी, क्योंकि टेंसाइल फोर्स है। अगर कंप्रेसिव फोर्स होता तो लेंथ घटती, सीधी सी बात है। तो जब लेंथ के अलोंग फोर्स लगाने पर लेंथ बढ़ रही है, लेकिन क्या हुआ, डायमीटर घटेगा। भाई लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर घटेगा। पहले डायमीटर डी था, वो घट के हो गया डी माइनस डेल डी। पहले लेंथ एल थी, वो बढ़ के हो गई एल प्लस डेल एल। अब एक चीज बताओ, यहां पर मैंने फोर्स लगाया लेंथ के अलोंग, जब लेंथ के अलोंग लगाया, लेंथ की डायरेक्शन में लगाया, तो लेंथ के अंदर चेंज होना लाजमी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन लेंथ के अलोंग फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, लेंथ के अलोंग फोर्स लगाने की वजह से ये हुआ कि जो डायमीटर थी, इसकी डायमीटर भी कम हो गई।
इसकी डायमीटर भी कम हो गई। अब इसकी डायमीटर कम होने की वजह से, इसकी डायमीटर कम होने की वजह से क्या हुआ, यानी डायमीटर के अंदर भी स्ट्रेन हो गई। भाई जहां पर डायमेंशन में चेंज हुआ वहीं पर स्ट्रेन हो गई, ठीक है नहीं, यानी जैसे इसके अंदर लेंथ में स्ट्रेन हुई उसी तरीके से डी में भी चेंज हो गई। लेकिन डी में जो स्ट्रेन हुई वो तो बिना बात हो गई, मैंने तो डायमीटर के अलोंग कोई फोर्स लगाया ही नहीं, मैंने तो जो फोर्स लगाया वो लेंथ के अलोंग लगाया, ठीक है नहीं। तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप हो रही है उस स्ट्रेन को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। उस स्ट्रेन को क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहा जाता है, ठीक है नहीं। लेकिन मैंने लगाया तो दूसरी डायरेक्शन में फोर्स और स्ट्रेन हो गई किसी दूसरी डायरेक्शन में, तो जो दूसरी डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप हुई है, दूसरी डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप हुई है वो स्ट्रेन कहलाएगी लेटरल स्ट्रेन। क्या कहलाएगी, लेटरल स्ट्रेन कहलाएगी। तो ये था आपका लॉन्गिट्यूडिनल और लेटरल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट। अब मैं इसके देखिए एक एक लाइन की डेफिनेशन को आपको समझा देता हूं, ठीक है। अभी तो मैंने डायग्राम से आपको अच्छे समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, द स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड, जिस डायरेक्शन में आपने लोड को अप्लाई किया है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन कहलाएगी, ठीक है नहीं। द स्ट्रेन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब भाई आपको पता है कि 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड, ठीक है नहीं। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मैंने एक्स डायरेक्शन के अलोंग फोर्स लगाया तो वाई और जेड दोनों एक्स के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों डायरेक्शन की डायमेंशन में भी चेंज होगा, इनके अंदर भी स्ट्रेन डेवलप होगी, ठीक है नहीं। तो इसके अगर मैं एक्स के अकॉर्डिंग फोर्स लगा रहा हूं और वाई और जेड जो दोनों इसके परपेंडिकुलर है, इनमें जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो कहलाएगी आपकी लीनियर स्ट्रेन। द स्ट्रेन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन, ठीक है नहीं। तो जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी आपको स्ट्रेन देखने को मिलेगी वो स्ट्रेन आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी लेटरल स्ट्रेन कहलाएगी, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के भी और लीनियर स्ट्रेन के, लेटरल स्ट्रेन के भी। अब हम बात करते हैं पॉइजन रेशियो, इसकी बात करते हैं, पॉइजन रेशियो की बात करते हैं। तो पॉइजन रेशियो को देखते हैं क्या है। पॉइजन रेशियो क्या होगा, देखिए, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इन दोनों के रेशियो को, इन दोनों के रेशियो को क्या कहा जाता है, इन दोनों के रेशियो को पॉइजन रेशियो कहा जाता है। इन दोनों के रेशियो को पॉइजन रेशियो कहा जाता है। तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, पॉइजन रेशियो कहलाएगा। दोनों का रेशियो पॉइजन रेशियो कहलाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है नहीं। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन किसके इक्वल होगा, पॉइजन रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये था जी कॉन्सेप्ट आपका पॉइजन रेशियो, लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।